वेलकम टू विद्यापीठ। लेट्स बीट द नीट का डे नंबर 3। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर if its value on the surface of planet whose mass and radius both are 2 times on the earth। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो g का फॉर्मूला जो होता है सरफेस पर अर्थ के वो होता है g m अपॉन r स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। अब हम प्लैनेट पर अगर लिखना चाहें तो g के जगह पर g लिखेंगे। प्लैनेट का मास अर्थ के कंपैरिजन में 2m है और रेडियस भी 2 गुना है तो 2r का होल स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास gm से gm और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाता है और g का वैल्यू जो है वो अर्थ पर 9.8 है तो हमको प्लैनेट पर बताना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे बचा है 2 और ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा 4, यानी कि इससे ये कट जाएगा। और यहाँ पर जो मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट आएगा वो आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट विच द टाइम पीरियड 8 है। मतलब कि जैसे कि अगर कोई भी ऐसा है r, अगर रेडियस r है तो टाइम पीरियड t है, तो बोला कि टाइम को बढ़ा करके अगर 8t कर दिया जाए तो उसका रेडियस कितना होगा। तो चलिए हम इसको आराम से देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर होता है। अब इसके लिए ये हो गया। दूसरा इक्वेशन में क्या हो जाएगा, आर डैश हमको बताना है तो आर डैश का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 8 टी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ये करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा, देखिए आर अपॉन आर डैश का होल क्यूब इज मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर अपॉन 64 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया और अगर इस क्यूब को उधर लेकर के जाते हैं तब हमारे पास क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, क्योंकि 64 का क्यूब 4 होता है ना, 4 का क्यूब मतलब 64 होता है। तो आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4r, है ना। और ये ऑप्शन नंबर 3 में है। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हुक्स लॉ स्टेट दैट, मतलब हुक्स लॉ क्या कहता है, तो हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड q है और अगर हम उसको एक स्क्वायर के हर कॉर्नर पे क्या कर दें, प्लेस कर दें, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो किसी भी रेगुलर बॉडी के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, किसी भी रेगुलर बॉडी के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इफ ऑल चार्ज ऑन कॉर्नर इज सेम, अगर कॉर्नर पे सभी के सभी चार्ज सेम हुए तो कितना आंसर हो जाएगा, इनेट 0 हो जाएगा। चलिए अगला, यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये और इसका नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास द गिवन रिएक्शन, ये एक रिएक्शन गिवन है, इस पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछा है। चलिए बताते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए प्लस बी है,
गिव सी सी प्लस डी डी, है ना, इस तरह से अगर दिया होता है तो रेट ऑफ कैसे लिखते हैं, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो रिएक्टेंट के लिए माइनस डी ए अपॉन डी टी इंटू जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देते हैं इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी टी और स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट के लिए प्लस डी सी अपॉन डी टी और स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू डी डी अपॉन डी टी और स्टाइकोमेट्री से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, स्टाइकोमेट्री से कर देंगे। अब इसमें चाहे जिसको जिसके बराबर करो, है ना, चाहे जिसका मन है उसके साथ बराबर कर दो, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही पूछा है, तो क्या बोलेंगे, डी ए अपॉन डी टी, माइनस का डी ए अपॉन डी टी इंटू क्या है, डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन ये 3 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू माइनस का डी बी अपॉन डी टी इंटू 1/4। अब हमसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो इस वाले को उधर भेज दो, तो हमारे पास माइनस का डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी बी अपॉन डी टी इंटू 1/12, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन पे इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाकी सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोला कि पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ो और पढ़ करके यह बताओ कि इसमें कौन कौन सही है ना। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सही है। पहला स्टेटमेंट बोला है कि ऑल पी एंड पीसीएल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन पीसीएल5। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पीसीएल5 में दो तरह का बॉन्ड लेंथ होता है, एक को बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ और एक को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ। ये है इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ जबकि ये है एक्सियल बॉन्ड लेंथ। तो इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ जो है वो एक्सियल बॉन्ड लेंथ के बराबर नहीं होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोला है कि द सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड पी। अगर यहाँ पे पी तो बोला है, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड होगा तो सही है, हाँ दिया है, चलिए ठीक है, तो ये सही हो गया, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो इनकरेक्ट है बल्कि स्टेटमेंट सेकंड सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। और यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उन सभी में यह है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए साइज का जो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, मतलब जितना नेगेटिव होगा उतना बड़ा होगा और जितना पॉजिटिव होगा उतना छोटा होगा। तो नेगेटिव ये है और ये, यानी कि ऑप्शन नंबर या तो सेकंड हो सकता है या फिर थर्ड हो सकता है। अब इस पर प्लस का 2 है तो ये खत्म, क्योंकि जितना ज्यादा प्लस होगा उतना छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन वेन, अच्छा ये आई है लिखा है ना, आई ए और ये है आई बी। इन ह्यूमन वेन आई ए एंड आई बी एलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर, है ना, तो तुमको पता है कि ये क्या है सर, ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, और जब डोमिनेंट और डोमिनेंट आपस में आते हैं तो वहां दोनों ही एक्सप्रेशन शो करते हैं, मतलब दोनों के दोनों क्या करेंगे, दे बोथ एक्सप्रेशन वन टाइप ऑन द शुगर, है ना, ऑफ द शुगर, ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन शो करेंगे। अब आगे यहाँ पे बोला है डोडो इज द एग्जाम्पल ऑफ रिसेंटली एक्सटेंशन फ्रॉम, मतलब डोडो एक पक्षी है जो कि मॉरिशस में पाया जाता था, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है धरती से, तो ये पूछा गया था। अगला, द प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ रिसेसिव phenotype in F2 जनरेशन ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस वास। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे कि यहाँ पे अगर हम बोले T और T, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जैसे टोल्टो वर्ब से हम ये करवाते हैं, तो पहले जनरेशन में हमारे पास क्या बचेगा, ये बनेगा, और इसको अगर हम सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारे पास ये बना टी टी
टी टी, फिर से टी टी, और लास्ट में बना टी और टी, है ना। तो ये जो है वो टॉल है, ये भी टॉल है, और ये भी क्या है, टॉल है। जबकि ये जो है वो ड्वार्फ है, यानी कि ये है ड्वार्फ। हमसे क्या पूछा है, रिसेसिव पूछा है, तो रिसेसिव ये हुआ। अब टोटल 4 है और 4 में से सिर्फ एक रिसेसिव है, तो 1/4 का रेशियो आएगा, है ना, 1/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 रिसेसिव का, तो ये है। चलिए अगला क्वेश्चन, prior to the work of Ostwald, Avery, Colin मैककेलॉइड और एमसी कार्टी किस पे काम किया था। तो जब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्होंने बताया कि जो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन शो करता है जेनेटिक मटेरियल, है ना, जेनेटिक मटेरियल जस्ट लाइक प्रोटीन। चलिए आगे, अब ये है लिस्ट को मैच करना है। तो पास्चुराइजेशन का मतलब क्या होता है, बच्चा को जन्म देना, और वह एक क्या है, इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन मैकेनिज्म, द मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, ये तो इसके साथ चला जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के साथ। ये देखिए, अरे सॉरी, चलिए, तो ये हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल के साथ। उसके बाद में स्टेम सेल, हाँ, फर्स्ट इसके साथ, उसके बाद में क्या है, क्रोनिक फिलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो स्टेम सेल बच गई है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब गिवन स्टेटमेंट में से कौन सही है। ट्रांसजेनिक माइस आर being developed for use in testing the safety of vaccine after the, अच्छा आफ्टर लिख दिया, इसकी वजह से गलत हो गया, क्योंकि आफ्टर नहीं बिफोर होना चाहिए, बहुत छोटा सा है। और ट्रेडिशनल नॉलेज related to bioresources cannot be exploited to developing modern application, गलत बात। genetic modification of organism can have unpredicted result when such organism are introduced into the ecosystem, सही बात है कि क्या रिजल्ट हो सकता है उसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। उसके बाद में क्या है, देयर इज नो रिस्क एसोसिएशन विथ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत रिस्क है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन गिवन बिलो, मतलब दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। कलेक्टिंग डक्ट इज द स्ट्रेट लाइन ट्यूब विच डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन ओपन, मतलब उन्होंने बोला कि जो ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, अब ऐसे करके कलेक्टिंग डक्ट होता है, इसमें आके कौन खोल रहा है, डीसीटी, ये बात तो सही है, यानी कि पहले तो सही हो गया। दूसरा, सिर्फ मैमल के पास ही ऐसा कैपेबिलिटी होता है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सके, तो आई थिंक ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों सही है। तो और है क्या, हाँ एक क्वेश्चन और है, इसमें पूछा है कि द फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इन बेंजीन। तो बेंजीन को देखिए, ये है बेंजीन, और बेंजीन में हमसे पूछा है कि कितना सिग्मा और कितना पाई होगा। तो इसमें सिग्मा कितना होता है 12, और पाई कितना होता है 3। सिग्मा यहाँ से 1 2 3 4 5 और 1 6, क्योंकि इस सब में हाइड्रोजन कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आएगा, और 1 2 3 4 5 6 और 6 अंदर में है, तो टोटल हो गया 12, और पाई जो दिख रहा है 3, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में ये है, हाँ अगला क्वेश्चन में कि ये एक लेंथ है, मतलब एक स्ट्रिंग है जो कि एक लेंथ से टंगा हुआ है मास से। हमसे पूछा है कि इसमें इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन कितना होगा, और जो यंग्स मॉडुलस है वो गामा दे रखा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की जगह पर फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया
इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन के जगह पर डेल्टा एल अपॉन एल, और हमसे डेल्टा एल पूछा है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है। तो फोर्स के जगह पर तो हम क्या लिख सकते हैं सर, तो फोर्स के जगह पर सिंपल एकदम लिख सकते हैं कि एक फोर्स तो mg की वजह से लग रहा होगा, है ना, जिसमें इसमें टेंशन डेवलप हो रहा होगा, पर टेंशन mg के साथ साथ ये जो फोर्स मतलब वेलोसिटी से ये घूमना चाह रहा है, तो ये क्या एक सर्कल में घूमेगा क्योंकि कनेक्टेड पॉइंट है। तो जब ये सर्कल में घूमेगा तो इसके वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। तो यहाँ पे टोटल फोर्स जो है एफ नेट कितना आ जाएगा, तो एफ नेट आ जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर के नाम पे यहाँ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो टोटल फोर्स अगर हम जोड़ के लिखे तो कितना हो जाएगा, एम जी एल प्लस एम वी स्क्वायर, और ये टोटल हो जाएगा कितना, एम बी एस एल, है ना, इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। अब ये एल से ये एल कट जाएगा, और यहाँ से जो डेल्टा एल हमारे पास आया, ये छोड़िए, हाँ ये यहाँ जो डेल्टा एल आया वो डेल्टा एल हो जाएगा कितना हमारे पास, एम जी एल प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन गामा इंटू ए, गामा इंटू ए। तो ये हो गया इलोंगेशन। और है क्या क्वेश्चन, नहीं है, अब क्वेश्चन नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।